तो हेलो मित्रों, दोस्तों, सखाओं, स्वागत है आपका फिर से एक बार युवा पढ़ी क्लासेस में। अभी तक आपने जाना कि ट्रांसलेशन टेंस का टॉपिक है। ट्रांसलेशन होता क्या है और कैसे तैयार करते हैं हम इसको। हमने इसकी डेफिनेशन तैयार की, उसी ट्रांसलेशन से उसके टाइम तैयार किए, टाइमलाइन तैयार की, और फिर वहीं से आगे आते हुए हम उसी डेफिनेशन की हेल्प से ही हेल्पिंग को तैयार करेंगे। तो अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि टेंस के अंदर जो भी नियम बताए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ठीक है, वो सारे के सारे रूल्स फेक होते हैं, नियम खराब होते हैं। मतलब सीधी बात ये है, शॉर्ट एंड स्वीट, कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर या हिंदी ग्रामर के अंदर नियम कभी कुछ होते ही नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कभी कोई नियम नहीं होते, कभी कोई नियम नहीं होते। सभी में लॉजिक और सेंस होता है। अगर आप उस लॉजिक को, सेंस को देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर एक्चुअल में है क्या है। यहाँ कोई नियम नहीं होते, कोई पॉलिसी भी नहीं होती भाई LIC जैसी कि इतना इतना याद कर लो। ये 5 ऐसे भयंकर वाले नियम हैं कि इनको याद करने से तुम कभी भी फेल ही नहीं हो सकते एग्जाम में। सब फालतू बातें हैं। जब आप मुझसे पूरी ग्रामर पढ़ लोगे ना, तो आप दूसरों को पढ़ा दिया करोगे और समझा दिया करोगे, भैया ये वाले 5 नियम याद कर लो। जहाँ से भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर, आपको वो सॉल्व करने ही करने हैं। आप उससे हार नहीं सकते, फेल नहीं हो सकते, ये बात आप कहोगे। पक्का वादा है मेरा आपसे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर। तो हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर जो बात कर रहे थे, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे हेल्पिंग वर्ब्स बनती कैसे, तैयार कैसे होती हैं, जिनको हम रूट वर्ब भी कहते हैं। तो हम जानेंगे वर्ब के मामले में या वर्ब के टॉपिक में रूट वर्ब क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या हो जाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम रूट वर्ब देखते हैं। उसी रूट वर्ब में से निकल के आती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आप बड़ा ध्यान से फोकस लगाकर इस चीज़ को देखना और समझना। फिर भी आपको कोई क्वेरी बचती है, कोई डाउट है, कोई भी कमेंट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ, बढ़िया जो भी आपको पूछना है, बताना है, लिखना है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, आपके कमेंट अगर ऐसे होंगे जो आपके आंसर देने लायक हैं, तो मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगा, वीडियो में बताऊँगा। तो आप बने रहना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बांटते रहना और मुझे आगे बढ़ाते रहना, उसमें आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी। ठीक है। आजा शाम होने आई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, किस बात की है लड़ाई। तू चल चल मैं आई। ठीक, सबसे पहले हमें देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक में रूट वर्ब। रूट वर्ब बनती कैसी हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे ये काम करती हैं। तो आप जान लो रूट वर्ब 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं स्टेटिव वर्ब, दूसरी को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, और तीसरी को हम लेकर चलते हैं पजेसिव वर्ब में। तीसरी हम लेकर चलते हैं पजेसिव वर्ब में। अब पजेसिव वर्ब का मामला कैसा क्या है इन सभी का, कि स्टेटिव वर्ब में आती है बी, एक्शन वर्ब में आती है डू, और पजेसिव वर्ब में आती है हैव। आप अगर सिंपल सेंटेंस पढ़ते हो, कहीं आपने पढ़े भी हैं अभी तक, तो आपने देखा होगा उस सभी सिंपल सेंटेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंस ऐसे वाले जिनमें कभी भी कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। मीनिंग ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कोई काम बताया ही नहीं जाता, उस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, आप सिंपल सेंटेंस वो मत समझना पॉजिटिव वाले, अफर्मेटिव वाले, क्योंकि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, वो सिंपल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, जैसे वह मेरा भाई है। ठीक है, या फिर बात करते हैं मेरे पास 5,000 रुपये हैं।
इस टाइप के सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और जो आप टेंस के अंदर पढ़ते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, वो भी सिंपल वाले, पॉजिटिव वाले होते हैं, लेकिन उनको हम सिंपल नहीं कहेंगे, उनको हम अफर्मेटिव कहेंगे, ये सिंपल है। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। तो अपने सिंपल सेंटेंस पढ़े होंगे। इस टाइप के टेंस में आप दो टाइप की वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेटिव वर्ब का, एक पॉजिटिव वर्ब का। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, आई है 5,000 रुपीज़, तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब आ जाएगी, यानी आप हैव लगाते ही हो आई के साथ। तो ये वाली वर्ब ही ऐसी होती हैं दो, एक तो स्टेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ये दो वर्ब ऐसी होती हैं जो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, स्टेटिव वर्ब का और पॉजिटिव वर्ब का। कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो पहले आप ये समझ लो कि बी का मीनिंग होता है होना, हैव का भी होता है मीनिंग होना, ठीक है। और इसी हैव को होना के साथ साथ हम एक और सेंस में लेके चलते हैं जिसका मीनिंग होता है पास होना, ठीक। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है हमें, तो जब किसी चीज़ की हम इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, इन्वॉल्वमेंट, जब हम किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, उसकी प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है, या सिचुएशन बताते हैं, या उसकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लो उपस्थिति, सीधी सी बात ये है, उपस्थिति की बात कर रहे होते हैं उस समय पे हम, ठीक। तो ऐसे कई सेंटेंस जहां हम किसी काम के होने की प्रेजेंट कंडीशन बताते हैं, उसकी सिचुएशन बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, और हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति, ये चीज़ उस काम में, उस सिचुएशन में, उस बात में उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उसकी उपस्थिति है, वो प्रेजेंट है उस जगह पर, ठीक है। तो उस वाले सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को हम बी के साथ यानी स्टेटिव वर्ब के साथ बताते हैं, स्टेटिव वर्ब के साथ बताते हैं। अब स्टेटिव वर्ब में देखो आप, ये स्टेट यानी STATE, स्टेट, स्टेट का मीनिंग अवस्था होती है, राज्य नहीं, वो एक अलग बात है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेट का मीनिंग होती है अवस्था। तो जब कोई सेंटेंस अवस्था बताता है, वह मेरा भाई है, तो उसकी अवस्था क्या है, भाई है वो मेरा, उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वो भाई है मेरा, इसकी इन्वॉल्वमेंट है मेरे बात में, मेरे काम में, ठीक है। तो जब उसकी अवस्था बताई जाती है तब वो स्टेटिव होता है। जैसे कोई चीज़ है, किसी बॉक्स के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ठीक है, वो उस पोस्ट पर है, वो वहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ऐसे सारे सेंटेंस जो होते हैं ना, वो सारे के सारे स्टेट बताते हैं किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की। तो वो सारे के सारे सेंटेंस जो भी आएंगे, सब के सब में स्टेटिव वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आती है पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब में हम क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं, किसी बात का या किसी चीज़ पर किसी का अधिकार होना, हक होना, जिसे हम पजेशन भी कहते हैं। आपने मूवी, सीरियल्स, टीवी वगैरह पर देखी है, वीडियो वगैरह, तो वहाँ बोलते हैं कि कोई हीरो होता है मूवी के अंदर और हीरोइन होती है, तो बोलते हैं आपस में कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ। पजेसिव हूँ मतलब चिंता ज़्यादा करता हूँ, मुझे चिंताएँ बहुत लगी रहती हैं, मैं तुम्हारी केयर बहुत करता हूँ। तो वो पजेसिव का मीनिंग ये होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे निकल कर वो पजेसिव या पजेशन बनकर आता है। तो पजेशन जब भी होगा, अधिकार या हक बताया जाएगा, तभी हम पजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउन फॉर्म हो जाती है पजेशन, ये है एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए सेंटेंस कैसा निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा, मेरे पास 5,000 रुपये हैं। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, तो मेरे पास अगर 5,000 रुपये हैं तो ये उन 5,000 रुपयों पर मेरा अधिकार हो गया, मेरा हक है उस चीज़ पर, 5,000 रुपये पर। तो बस ऐसे कोई भी सेंटेंस होंगे, तो जितने भी सेंटेंस ऐसे होंगे जिन पर हमारा अधिकार है या किसी व्यक्ति का अधिकार है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस पजेसिव वर्ब में बन के तैयार होंगे। तो उन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम कहीं ना कहीं पजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर आती है एक्शन वर्ब डू। अब एक्शन वर्ब डू में क्या होता है कि कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम किया जाता है, तो फिर एक्शन वर्ब आती है।
अब यहाँ पर मैंने आपको एक्शन वर्ब ऐसे क्यों दी, मतलब इन दोनों के साथ साथ क्यों दी, क्योंकि ये तो दोनों सिंपल सेंटेंस के लिए यूज होने वाले हैं। उसी सिंपल सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है। लेकिन आप ये मत समझना कि वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग हो जाते हैं, अफर्मेटिव अलग चीज़ है। आप ये समझो कि जब आप कोई ऐसे सिंपल वाले सेंटेंस बोलते हो जिसमें काम ही नहीं है कोई, इसमें बताओ कोई काम है, कोई काम नहीं है, इसमें कोई काम है, कोई काम नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस जब भी बोले जाते हैं तभी हम स्टेटिव वर्ब का और पजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों का इस्तेमाल हो गया। अब इन्हीं दोनों का हम इस्तेमाल काम वाले वाक्यों में भी करते हैं, काम वाले सेंटेंस में भी करते हैं। जैसे काम बताता हूँ मैं अभी आपको। अब आप लेके चलेंगे स्टेटिव, एक्शन और पजेसिव। इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे ऐसे कई सारे सेंटेंस जहाँ पर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, कर रहे हैं, कोई भी काम, नाचना, खाना पीना, उठना बैठना, लेटना सोना, बोलना चिल्लाना, सारे कोई भी काम, रोना हंसना, कोई भी काम हो, धोना गाना पीना, जो कुछ भी काम आपको याद आ जाते हैं, वो सारे के सारे काम जब भी सेंटेंस में आते हैं तभी हम इन तीन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, स्टेटिव, एक्शन और पजेसिव। जब भी कोई काम आएगा सेंटेंस के अंदर तभी हम इन तीन प्रकार की वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई काम नहीं होगा तो हम फिर से वही, काम नहीं है तो केवल इन दोनों का इस्तेमाल करना है, और काम है करने को तो इन तीनों का इस्तेमाल और करना है आपको। ठीक है, एक्शन, पजेसिव और स्टेटिव वर्ब। बात समझ आ गई इतनी? नहीं समझ में आई है तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी काम होते हैं तो हम तीनों टाइप की वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब सेंटेंस के अंदर कोई भी काम नहीं होते हैं तो हम इसका और इसका, इन दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी ये वर्ब तैयार नहीं हुई है, इनको हम तैयार करेंगे अभी। ठीक है, पहले तो इनको समझाना था तो आपको समझा दिया। स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब। आपको ये बात और बता दूं मैं कि जो मेन वर्ब होती हैं, डांस, विश, मीट, वांट, ये सारी की सारी वर्ब जितनी भी होती है ना, ये सारी की सारी वर्ब भी इन्हीं तीनों टाइप्स में डिवाइड होती हैं। जैसे वांट की बात कर रहे हैं आप, तो वांट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए काम करती है। ठीक है, स्टेटिव और एक्शन, ये सारी की सारी वर्ब आप उन्हीं वर्ब्स को देखेंगे ना तो उनको आप डिवाइड कर सकते हो इन तीन प्रकार की वर्ब्स में, एक्शन में, पजेसिव में और स्टेटिव में। ठीक है, तो ये तीन टाइप की वर्ब हो गई। इन्हीं से आपको मिलेंगी हेल्पिंग वर्ब। अभी ये रूट वर्ब है, स्टेटिव, एक्शन और पजेसिव की रूट वर्ब ये है। स्टेटिव की रूट वर्ब है बी, एक्शन की रूट वर्ब है डू और पजेसिव की रूट वर्ब है हैव। अभी इनकी ये रूट वर्ब हो गई। अब इन्हीं रूट वर्ब से आपके लिए तैयार होंगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, 1980 तक कोई भी हेल्पिंग वर्ब को किसी अलग अलग टाइप से डिवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, 1980 के बाद सारी वर्ब्स को तैयार किया गया है, सारी हेल्पिंग वर्ब्स को तैयार किया गया है। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब थी ग्रामर के अंदर, लेकिन पता नहीं था कहाँ रखें, किस किस सेंटेंस में कौन कौन सी रखें, किस सब्जेक्ट के साथ किसको रखें, सेट नहीं किए गए थे। ठीक है, बिखरे हुए पड़े थे। तो उसके बाद में ये सारे के सारे सेट कर दिए गए और हम आज इनको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। किस बात की है लड़ाई, ठीक है तू चल मैं आई, आजा शाम होने आई। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेटिव वर्ब, यहाँ हम लिखेंगे एक्शन वर्ब और यहाँ हम लिखेंगे पजेसिव वर्ब। ठीक, इन सभी के 5 फॉर्म बन के तैयार होंगे, V1, V2, V3, V4, V5। इन सभी के 5 फॉर्म बन के तैयार होंगे। अब जो ये स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब और पजेसिव वर्ब बनेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेटिव वर्ब के लिए रूट वर्ब क्या है बी। ठीक है, एक्शन के लिए रूट वर्ब क्या है डू, पजेसिव के लिए रूट वर्ब क्या है हैव। ऐसे ही थे। अब इन्हीं से हम इनके बनाएंगे क्या, 5 फॉर्म बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले बी का बनाते हैं। तो बी का हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे RM। V2 में जाएंगे तो यह आएगा वाज वर्ब। V3 में जाएंगे तो हो जाएगा बीन। V4 में जाएंगे तो हो जाएगा BEING बीइंग और V5 में हो जाएगा इच।
बात समझ आ गई। ये हो गई हमारे पास स्टेटिव वर्ब की 5 फॉर्म, इज, आर, एम, बाज, वर, बीन और बीइंग। ठीक, अब आते हैं एक्शन वर्ब पे। तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी डू, सेकंड में डिड, थर्ड में डन, फोर्थ में डूइंग और फिफ्थ में डच। तो यहाँ में हेल्प वर्ब कौन कौन सी मिलेंगी? एक मिलेगी डू, एक मिलेगी डिड और तीसरी वाली डच। ठीक है, फिर हमारी अगली जो होगी पजेसिव वर्ब, इसके लिए हम तैयार करेंगे हैव, सेकंड में आएगी हैड, थर्ड में हैड, फोर्थ में हैविंग और फिफ्थ में हैज। यहाँ हम कौन कौन सी वर्ब तैयार करेंगे? हैव, हैड और हैज। यहाँ हमें ये 3 वर्ब मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमारी बन रही है रूट वर्ब 3 टाइप की, बी, डू और हैव। अब इन्हीं 3 रूट वर्ब से बनेंगे इनके 5-5 फॉर्म, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्हीं 5-5 फॉर्म से हमें मिलेंगी हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेंगी? हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी? एक ये आर, दूसरी एम, वाज, वर, इज, डू, डिड, डच, हैव, हैड और हैज। ये 5 फॉर्म से इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई। तो इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो इससे क्या होगा कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में काम आ जाएंगी। अब आप कहोगे सर इसमें फ्यूचर वाली तो कोई है ही नहीं। तो फ्यूचर में आप इस्तेमाल करते हो विल का और सेल का। तो विल सेल को आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब मानकर मत चलना, क्योंकि ये वास्तव में किसी भी रूट फॉर्म से नहीं आई है, ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। विल और सेल हमेशा हमेशा मॉडल होते हैं। तो यहाँ पर विल और सेल कभी भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होते, ये होते हैं मॉडल्स, और उन्हीं मॉडल्स को हम फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ले लेते हैं। अब ये मॉडल्स होने की वजह क्या है और फ्यूचर टेंस में क्यों लेते हैं, किसी और में क्यों नहीं लेते? इसकी वजह ये है कि फ्यूचर टेंस कभी भी फिक्स नहीं होता, अनफिक्स है, और वो केवल एक सोच है। ठीक है, कि हमको शाम को ये करना है, हम ये करने वाले हैं, हम ये करेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप मुझसे पढ़ोगे, आप वीडियो को शेयर करोगे, बांटोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आप सक्सेस भी हो जाओगे। ये सारी बातें क्या है? फ्यूचर की हैं। और फ्यूचर होने के अलावा क्या है कि ये सारी बातें केवल सोची गई हैं, इनका परिणाम नहीं पता, हमें रिजल्ट नहीं पता इनका क्या होने वाला है, और ना ही अभी हमने इन कामों को किया है। ये केवल हमारी क्या है? थॉट है, केवल विचार है हमारा कि हम ये करेंगे, और जो हमने विचार किया है कि हम ये करेंगे वही फिक्स नहीं है कि हम कर ही लेंगे। ठीक है, फिक्स नहीं है। तो जब वो फिक्स नहीं होती तो संभावनाओं के ऊपर काम करती हैं वो चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ के लिए। तो जो विल और सेल होते हैं वो पॉसिबिलिटी बताते हैं, इसीलिए इनको फ्यूचर टेंस में लेकर चलते हैं, प्रेजेंट पास्ट में लेकर नहीं आते इनको। तो ये जो विल सेल होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर इनका जो मेन फॉर्म है, मेन वर्ब है, मेन रूट वर्ब है इनकी, वो है इनका मॉडल्स। तो ये विल और सेल मॉडल से निकल कर आई हैं, और उन्हें मॉडल से लेने के बाद हमने क्या किया, इनको हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में तैयार कर दिया है फ्यूचर टेंस में ले जाके। तो ये वाले विल और सेल यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, और फ्यूचर टेंस के अलावा ये हेल्पिंग वर्ब ना होते हुए मॉडल्स का काम करते हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ लोगे कि ये सारी के सारे जो 3 वर्ब हैं, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब और पजेसिव वर्ब, इनके रूट फॉर्म है बी, डू और हैव, जिनसे हमें कहीं ना कहीं एक्शन का पता लगता है, यानी काम करने का। इससे पता लगता है कि ये किसी की इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है, इससे पता लगता है कि ये किसी के हक, किसी के अधिकार को बता रहा है। इन सभी से बनते हैं इनके 5-5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 और V5। आपने अगर मान लो अभी तक वर्ब के 5 फॉर्म नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको 5 फॉर्म पढ़ाऊँगा, 3 फॉर्म के बाद भी जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और 5 फॉर्म आपको पढ़ लोगे तो फ़ायदा ही है, नहीं तो फिर बात ये रहती है ना कि फिर इसको जोड़ो, फिर उसको जोड़ो, तो हम कब तक इन चीज़ों को याद रखें। उससे बढ़िया V4, V5 तैयार रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 5 फॉर्म बने। 5 फॉर्म से हमें इतनी सारी क्या मिले, हेल्पिंग वर्ब मिले। यहाँ पर जो बीन दिया गया है ये हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन में काम आता है। फिर जो बिंग दिया गया है ये काम आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में काम आता है। अब जो बचेंगे ये और ये कहीं काम नहीं आते। ठीक है, ये तो मेन वर्ब में काम आ जाते हैं, बाकी कहीं काम नहीं आते। अब आपको ये सही में आ गया, विल सेल मॉडल होते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं। तो फ्यूचर वाले सेंटेंस सारे के सारे पॉसिबिलिटी को बताते हैं, इसीलिए इनको हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से फ्यूचर में ही रखेंगे, और इनके लिए कोई भी रूट फॉर्म तैयार नहीं होता क्योंकि ये मॉडल्स हैं।
ठीक है। जो ये V5 है, V5 है, ये सिंगुलर होती है, ठीक है। जो V1 है ये प्लूरल होती है। बाकी सब सिंगुलर प्लूरल से कोई वास्ता नहीं है इन सभी का। उसके बाद में जो भी आप वर्ब तैयार करते हो, ध्यान रखना वर्ब, ये वर्ब एक ऐसी चीज़ है, बाकी सबका तो छोड़ ही दो आप, लेकिन वर्ब का हमेशा याद रखना, वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो केवल अपनी जगह पर वर्ब है, बाकी किसी भी जगह पर कहीं भी कोई भी वर्ब नहीं है। आपने अगर डांस लिखा है, प्ले लिखा है, तो ये अगर आपने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है और इनकी जगह पर लिखा है तो ये वर्ब रहते हैं, डांस और प्ले। अगर आपने इन सभी को इनकी जगह पर नहीं लिखा, इस जगह को छोड़कर कहीं और लिख दिया, किसी और सेंस यूज कर लिया, किसी और तरीके से सेंटेंस को यूज कर लिया, तो वहाँ पर जाके ये वर्ब नहीं है। ये इसकी खासियत है। खास बात तो यही है, सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये अपने आप में वर्ब अपने आप को तभी कहती है जब ये अपनी पोजीशन अपनी जगह पर होती है, अपनी सीट पर होती है। अगर आपने इसको हटा दिया उस जगह से और कहीं भी लिख लिया, यूज कर लिया, तो ये वहाँ पर कहीं भी ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब नहीं होती है, ये मेन वर्ब नहीं होती है, ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि अगर ये वर्ब नहीं होती तो फिर ये होता क्या है। तो वर्ब ना होने के अलावा ये कहीं ना कहीं नाउन हो जाती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं वर्ब का काम तो कर ही रही है। ये इसका मेन वर्क है, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये वर्ब का काम करती है। वर्ब के अलावा ये नाउन हो जाती है, ये एडजेक्टिव हो जाती है, और इन्हीं वर्ब्स में कुछ और चीज़ें, कोई सफिक्स कोई प्रीफिक्स ऐड कर दिए जाएँ तो यही सारी की सारी वर्ब ऐड वर्ब का भी काम कर जाती हैं, ठीक है। तो बात समझो आप, वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसकी बात कर रहे हैं। वर्ब अपने आप में वर्ब होने के अलावा नाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, और कभी कभी एडवर्ब भी बन जाती है, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और उसके अलावा ये वर्ब तो है ही है, ठीक है। तो सारी की सारी वर्ब, जितनी वर्ब होती हैं दुनिया की, जितनी भी वर्ब बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं, सभी वर्ब्स में मोस्टली एक्शन वर्ब, क्या मोस्टली एक्शन वर्ब, नाउन का भी काम कर जाती है, एडजेक्टिव का भी काम कर जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर एवर्ब का भी काम कर जाती है। वर्ब के अलावा इसके इतने सारे फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपने वर्ब को तैयार किया है, पढ़ा है, तो आप याद होगा ये कहीं ना कहीं इन सारे फंक्शंस पे भी काम करती है। वर्ब अपने आप में वर्ब के अलावा क्या क्या है। जब ये वर्ब अपनी जगह पर नहीं होगी तो ये नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, एवर्ब हो सकती है, लेकिन ये वर्ब नहीं होगी। अगर अपनी जगह पर है तो वर्ब है। अब आप ये पूछोगे सर जी आप इतनी देर से चिल्ला रहे हो जगह जगह जगह, तो इसकी जगह क्या है, वर्ब की जगह क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ सेट है, ठीक है। तो जब जगह हम बताते हैं इसकी पोजीशन कहाँ सेट है, अब इसकी पोजीशन या इसकी जगह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रुको थोड़ा इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ आप एक काम कर जाओ, बस मेरा आपको पता है क्या काम है, जल्दी से जाओ वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, जाके लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ठोक देना, ठीक है। अपना कीला गाड़ दो उस बटन पे। वर्ब की पोजीशन क्या है, तो हमेशा याद रखो वर्ब की पोजीशन क्या है। वर्ब की पोजीशन है आफ्टर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। वर्ब की पोजीशन दो टाइप से बनती है, एक आफ्टर सब्जेक्ट, दूसरा बिफोर ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जब भी आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। को सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की बात क्या आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो वर्ब की पोजीशन ये है, अगर ये इस पोजीशन पर है तो ये वर्ब है, ध्यान रखना। अगर ये इस पोजीशन पर है
तो ये वर्ब है। उसके आगे आप देखो कि अगर ये वर्ब नहीं है या अपनी पोजीशन पर नहीं है तो फिर क्या है, नाउन एडजेक्टिव कब होती है ये भी देख लो आप। अगला सेंटेंस आप समझ लो, जैसे आई वांट टू टीच यू। अब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि यहाँ पर जो वांट है वो वर्ब है, मेन वर्ब, टीच है वो मेन वर्ब है। तो आपको लगता होगा कि इस सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई गई हैं हमारे लिए, लगता है नहीं लगता है आपको कि इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक तो वांट है पढ़ने को, एक है टीच पढ़ने को। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि अगर वर्ब अपनी जगह पर है तो वर्ब है, नहीं तो वो वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं टीच, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है पता है, ये अपनी जगह पर ना होकर दूसरी जगह पर आ गई है और इसलिए इसे हम नाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाउन। अब नाउन पढ़ते हैं तो इसकी वजह क्या है नाउन पढ़ने की? पहली वजह तो ये है कि ये अपनी जगह पर नहीं है, अपनी जगह पर केवल वांट है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है, इसलिए ये वर्ब है, ठीक है। और इसकी नाउन होने की वजह क्या है? ये टू और वर्ब दोनों मिल जाते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और इन्फिनेटिव जितने भी होते हैं सारे के सारे नाउन के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। अब ये इन्फिनेटिव के बारे में और सारे फंक्शंस और सारे बातें ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि इस वर्ब को टू के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए ये वर्ब नहीं है, नाउन का काम कर रही है, ठीक है। आपने एक सेंटेंस और पढ़ा होगा, स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, पढ़ा ये सेंटेंस? तो यहाँ पर देखो ये कौन से फॉर्म में है, मतलब स्विम एक वर्ब होती है मेन वर्ब, उसमें लगा दी आईएनजी, हो गई स्विमिंग, हो गई स्विमिंग। तो ये अपने आप में B4 का काम कर रही है, इसका काम कर रही है B4 का। लेकिन B4 होने के बाद भी यहाँ पर क्या लिखा गया है? इज, फिर लिखा है बेस्ट, फिर लिखी है एक्सरसाइज। अब यहाँ पर क्या है कि इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दिया और सेंटेंस भी इसी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये यहाँ पर काम कर रही है सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट केवल दो फॉर्म में रहता है, एक फॉर्म होता है नाउन, दूसरा फॉर्म होता है प्रोनाउन, ठीक है। अब बात यह है कि प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोनाउन कुछ फिक्स प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट वगैरह वगैरह। तो ये कुछ फिक्स प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या बचा? नाउन बचा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर ये वर्ब कैसा काम कर रही है? नाउन का। यहाँ पे ये वर्ब कैसा काम कर रही है? नाउन का। यहाँ पे ये वर्ब कैसा काम कर रही है? वर्ब का। अब एडजेक्टिव का काम कहाँ पे करती है? ही इज मैरिड पर्सन। तो यहाँ पर देखो ये मैरी है, MARRY, ये है, ये मेन वर्ब है मैरी, शादी करना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ही इज मैरिड पर्सन। अब यहाँ पर इसी मैरी में हमने क्या किया, जो वाई थी उसको हटाया और IED को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? मैरिड हो गया। अब यहाँ पर ये मैरिड हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि ये कहीं ना कहीं वर्ब का काम करना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं वर्ब का काम करना चाहिए। लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि पर्सन नाउन है और नाउन से जस्ट पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट के बाद है, ऑब्जेक्ट से पहले है, तो वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया आपको कि सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जिनमें काम दिया गया हो। क्या दिया गया हो? काम दिया गया हो। ऐसे सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस में आप ही इज मैरिड को पढ़ लोगे पैसिव वॉइस के हिसाब से, ठीक है। फिर पैसिव वॉइस की कंडीशन आगे के लिए नहीं हो गई, तो ये वैसा वाला सेंटेंस है ही नहीं जो टेंस में काम करता है। ये एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और मैरिड पर्सन का मतलब है शादीशुदा व्यक्ति। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। एक सेंटेंस आप भी जानते हो, ही इज ए प्ले बॉय। अब बताओ ये क्या है? ही लग गया, इज लग गया, ए आर्टिकल है, ये बॉय नाउन है, फिर ये क्या है? प्ले। तो यहाँ पर बॉय जो प्ले लिखा है वो भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इनकी वर्ब ना होने की कंडीशन वही है कि इन सभी वर्ब्स को इनकी जगह पर नहीं रखा गया, ठीक है, वर्ब की जगह पर नहीं रखा गया। अब इसी को आप यहाँ लिख दो, आई
प्ले क्रिकेट, तो लो साहब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया और मैंने का काम कर रहा है क्योंकि ये काम है खेलना, यहाँ पर ये काम नहीं है। आपको लगता है कि ये प्ले वर्ब काम होगा? काम नहीं है। यहाँ पर लगता है कि ये मेरी काम होगा? काम नहीं है। अगर ये मेरी काम होता तो फिर ऐसे नहीं लिखा होता। ठीक है, अब आप ये समझो, पहले यहाँ पोजीशन ऑफ वर्ब थी तो हमने पोजीशन को देख लिया कि पोजीशन केवल दो कंडीशन में हो सकती है, आफ्टर सब्जेक्ट और बिफोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब को मेन वर्ब कहने की यही कंडीशन है कि ये अगर ये इधर होंगी तो ये वर्ब होंगी, अगर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये वर्ब भी नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है तो क्या हो सकती हैं? वर्ब के अलावा ये नाउन हो सकती हैं, वर्ब के अलावा ये एडजेक्टिव हो सकती हैं। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं आप यहाँ पर, जैसे लिख दिया टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पे देखो वॉक, वॉक क्या है? वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। टू लग गया, टू लगने की वजह से ये क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन होने की कंडीशन भी एक तो आप कंडीशन सिंपल से समझ जाओ ना कि ये हेल्पिंग वर्ब, ये बाकी के ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेंगे। ठीक है, अब इस हेल्प वर्ब से पहले टू वॉक दिया गया, अगर ये हेल्प वर्ब से पहले है तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किस फॉर्म में रहते हैं? या तो नाउन के फॉर्म में या प्रोनाउन के फॉर्म में, और प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं, प्रोनाउन फिक्स होते हैं। अब अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या है? नाउन है, और नाउन है इसलिए बन गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बाकी का सब आप जानते ही हो, कॉम्प्लीमेंट है वो सब तो लास्ट में जाके। तो इस तरीके से आप ये देख लो कि कोई भी वर्ब ना रहकर कुछ और भी बन सकती है, और कुछ और बनने की कंडीशन ये है कि वो अपनी जगह पर नहीं है। इस सेंटेंस में अपनी जगह पर है, इस सेंटेंस में अपनी जगह पर है, इस सेंटेंस में अपनी जगह पर है। इन तीन सेंटेंस को छोड़कर कहीं भी वो अपनी जगह पर नहीं है। कहीं भी अपनी जगह पर नहीं है का मतलब क्या समझ गए आप? आफ्टर सब्जेक्ट होना चाहिए या बिफोर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों ही एक साथ अप्लाई कर दी जाए कंडीशन। अगर होती है तो ठीक है, दोनों एक साथ अप्लाई हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होती हैं तो किसी एक कंडीशन पर भी आप काम कर सकते हो। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो कि वर्ब ना होकर के भी बहुत कुछ हो सकती है। और बात करें अगर इसकी हेल्थ की, तो देखो यहाँ हेल्थ में हील छुपा हुआ है। इस हील का मीनिंग होता है ठीक करना। ठीक है, ठीक करना। अब इसी हील में टीएच लगा दिया जिससे ये हेल्थ बन गया, और हेल्थ बन गया तो ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव बन गया, नाउन बन गया। और अगर इसमें से टीएच हटा दोगे तो ये क्या बचेगा? हील। और हील ये क्या है? अपने आप में वर्ब है, अपने आप में वर्ब है। देख लेना, आप पढ़ लेना, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वर्ब होते हुए भी क्या बन गई? ये नाउन और एडजेक्टिव। अब बताओ क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप याद रखो भाई, वर्ब अगर अपनी जगह पर होती, अगर ये हील अपनी जगह पर होती तो फिर ये वर्ब का काम कर रही होती। अब अगर ये अपनी जगह पर नहीं है, सेंटेंस के लास्ट में आ गया है, इसीलिए ये वर्ब नहीं है। वर्ब के अलावा ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ जाओ बातों को। वर्ब अगर अपनी जगह पर है, अपनी सीट पर, अपनी पोजीशन पर है तो वो वर्ब है। अगर वर्ब अपनी जगह पर नहीं है तो वो वर्ब नहीं है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना बढ़ा के। ठीक है, आगे आते हैं। आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि वर्ब किस कंडीशन में वर्ब होती है, वर्ब के अलावा ये क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती है। अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं वर्ब की पांचों फॉर्म्स की। ठीक है, आपने अभी देखा V1, V2, V3, ये आपने सब पढ़ी हुई है पहले से ही। मैं आपको दो और दे रहा हूँ, V4 और V5। अब जो ये V4 और V5 है ना, ये मैं आपको अपनी साइड से दे रहा हूँ तैयार करके। आप भी ऐसे तैयार करते जाना, आगे बढ़ते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अभी तक एक चीज़ पढ़ी होगी कि आप V1 में ING ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्ले में ING ऐड किया, क्या बन गया? प्लेइंग बन गया। तो इसी प्लेइंग को हम नाम दे रहे हैं V4 का। ठीक है,
तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इतना नहीं बोलना पड़ेगा V1 प्लस आई एन जी का यूज करो, V1 प्लस आई एन जी लगाओ, ऐसा करके नहीं बोलेंगे, सीधा बोलते हैं V4। बात समझ आ गई। V5 कैसे बनती है आप सभी जानते हैं, जब वर्ब में एस और ई एस ऐड किए जाते हैं। कैसे बात बनेगी यहाँ, तो हमने प्ले लिखा और प्ले में एस को ऐड कर दिया, क्या बन गया, प्लेज। तो जब हमने वर्ब के लास्ट में एस या ई एस ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। बात समझ आ गई। V4 और V5 बनने की कंडीशन ये है, इसके अलावा V4 V5 कुछ भी नहीं होता, V4 V5 कुछ भी नहीं होता। ठीक, जो V1 है वो हमेशा प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल होगी। जो V5 है वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इनको आसानी से पहचानने की एक कंडीशन, एक तरीका है। इसको सिंपल तरीके से कैसे पहचाने कि ये कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। तो आपको जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में एस मिल जाए, क्या मिल जाए, एस मिल जाए, तो वह वर्ब सिंगुलर होगी। जब भी आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये कैसी है, सिंगुलर है। कैसी है ये, सिंगुलर है। अगर एस लास्ट में नहीं है, ठीक है, तो समझ जाना ये प्लूरल है। ठीक, अब एस ऐसे वाले एस नहीं बोल रहे कि तुमने लिख दिया MISS, इसमें लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर है, ऐसे एस नहीं, ये तो खुद एक वर्ब है। वर्ब तैयार होने के बाद में फिर से इसमें एस मिल जाए लास्ट में, ऐसे करके MISSES, लास्ट में एस मिल गया। जब एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए वर्ब के अलावा, जो वर्ब की उनके लेटर्स हैं वर्ब के, उस लेटर्स के बाद में एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए एस, तब जाके वो सिंगुलर है। ठीक है, तो भाई V1 और V5 में हमेशा याद रखना कि V1 हमेशा प्लूरल होता है, V5 हमेशा सिंगुलर होती है। V1 हमेशा प्लूरल होती है, V5 हमेशा सिंगुलर होती है। अब प्लूरल और सिंगुलर होती है तो इसका यूज भी कैसे करेंगे, जब वर्ब प्लूरल होगी तो इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट में होगा कि नहीं होगा। जब वर्ब सिंगुलर होगी तो इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। जब वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे, जब वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे। बात समझ आ गई। ये हो गई प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, तो आप ये भी याद रखो कि जब आप प्लूरल की बात करेंगे तो वी, यू, दे, कई सारे नेम्स, और आई को हम कभी कभी प्लूरल मान लेते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ही, सी, इट, एक अकेला सिंगल नाम, और आई को कभी कभी हम सिंगल मान लेते हैं। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कभी ये सिंगुलर है कभी ये प्लूरल है। वी, यू और दे, ये 3 प्लूरल सब्जेक्ट हुए। इन 3 के अलावा कई सारे नाम इकट्ठे दे दिए जाएँ तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है, इसके अलावा आई, तो ये 5 प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो प्लूरल होंगे, ये 5 प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर होंगे। ठीक है, आई दोनों में काम आता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। सेंटेंस जैसा होगा वैसा सब्जेक्ट आई को हम यूज करेंगे। तो V5 को V1 को हमेशा याद रखो कि V1 हमेशा प्लूरल होती है, इसीलिए V1 का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे। V5 हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए V5 का इस्तेमाल हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे। अब ये सिंगुलर और प्लूरल की बात कहाँ से छिड़ गई, तो ये बात छिड़ी है आपके लिए याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से।
जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तभी वहाँ पर V1 का भी इस्तेमाल होता है, V5 का भी इस्तेमाल होता है। तो केवल ये जो V1 और V5 की बात बता रहे हैं हम तुम्हें, सिंगुलर और प्लूरल वाली, तो ये केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आएगी, इसके अलावा कहीं भी काम नहीं आएगी पूरे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वर्ल्ड में। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को साझा किए जाए, दोनों को एक साथ रखा जाए, ठीक है, तो याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल। ऐसा इनका में चलता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे चलता है। इसके अलावा एडिशनल नॉलेज कहाँ से दे देंगे हम आपको कि V4 का इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया, V1 प्लस ING, V5 का बता दिया, V1 प्लस S या ES, ये तो इनका यूज हो गया, ठीक है, V4 का और V5 का। अब आगे हमें क्या करना है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं कि, इसको मिटाते हैं फिर आगे बात बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बात बढ़ाते हैं। हाँ भाई, V2 का आप हमेशा याद रखो कि V2 का यूज आप केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हो, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा V2 का इस्तेमाल पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं मतलब कहीं भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं V5 पर। V5 का इस्तेमाल केवल और केवल एक ही टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। V5 का इस्तेमाल पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में केवल एक जगह पर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसके अलावा इसका यूज कहीं भी नहीं है। बात समझ आ गई दोनों की। V2 और V5 की यूज करने की भी एक कंडीशन है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, तभी हम V2 और V5 का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव के अलावा ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, तब क्या करेंगे आप, तो याद रखो कौन सी वर्ब, V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म। जब भी इसको यूज करेंगे तो प्रेजेंट में कर सकते हो आप, पास्ट में कर सकते हो आप, और फ्यूचर में कर सकते हो, ठीक है, इन सभी के इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप V1 का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये जो इस्तेमाल होगी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगी, वो भी किस वाले में, प्रेजेंट और पास्ट के। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस नेगेटिव है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव है, तो हम V1 का इस्तेमाल करेंगे इनके लिए। फ्यूचर में सेंटेंस कैसा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, सभी में एक ही वर्ब काम आएगी V1। ये तीनों होती हैं फ्यूचर के लिए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, तीनों सेंटेंस में फ्यूचर में होगी तो तीनों में यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में नहीं है, टेंस फ्यूचर का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर V1 का इस्तेमाल करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में,
तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो V5 में जाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो V1 में जाएंगे। बात समझ आ गई? ये हो गया। अब बात करते हैं V3 की और V4 की। अब बात करते हैं V3 की और V4 की। तो V3 को देख लो। V3 का इस्तेमाल केवल और केवल परफेक्ट टेंस में होता है। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंसेस में हम परफेक्ट टेंस में जाकर V3 का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। ठीक है। अब आते हैं B4। B4 थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसका ख्याल रखना। और इसके लिए हम यूज करने के लिए क्या करेंगे? कंटिन्यूस टेंस को लेंगे। और कंटिन्यूस टेंस किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। अब आप ये बताओ, आपके टेंस के चैप्टर में जो टेंस पढ़ाए गए हैं 12 टाइप के, उनमें कंटिन्यूस टेंस कितने हैं? आप कहोगे 3 है, जबकि ऐसा नहीं, 6 है। ठीक है। 6 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 6 टाइप के सेंटेंस है जो कंटिन्यूस का काम करते हैं। ठीक है। तो जितने भी टेंस होंगे कंटिन्यूस वाले, सभी में V4 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, V2 V5 केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, V1 का इस्तेमाल हर एक इंडेफिनिट में, हर एक इंडेफिनिट में, हर एक इंडेफिनिट में। ठीक है। V3 का इस्तेमाल केवल और केवल परफेक्ट टेंस, और V4 का इस्तेमाल केवल और केवल कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस के अलावा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी इसमें आ जाता है। ठीक। अब ये जो V1 से लेकर V5 तक की जो कंडीशन तैयार की है हमने, ये टेंस कितने ले लेती हैं? तो ये देखो, V2 एक टेंस में चलती है, V5 एक टेंस में चलती है, V1 3 टेंस में चलता है, V3 3 टेंस में चलता है, V4 6 यानी 6 टेंस में चलता है। तो आपके टेंस काउंट करो कितने हो गए? 1 2 और 3 5 और 3 8 और 6 14 यानी 14 सेंटेंस हो गए। तो आपने कभी टेंस के चैप्टर में 14 सेंटेंस या टेंस पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े। तो फिर चक्कर क्या है, 2 कैसे बढ़ गए? समझ लो 2 कैसे बढ़ गए। 2 बढ़ने की कंडीशन है यहाँ पर, मतलब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ भी लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ भी लिखा है। तो यहाँ पर इन दोनों को 2 बार यूज किया गया है। ठीक है। इसीलिए यहाँ से 2 माइनस कर देंगे हम, तो बचेंगे 12 टेंस। और इन 12 के 12 टेंस में ऐसे ऐसे इनका यूज होता है, ऐसे ऐसे यूज होता है इनका, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है। V2 का केवल पास्ट इंडेफिनिट में, V5 का केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, V1 का इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस में, V3 का परफेक्ट के सारे टेंस में, और V4 का कॉन्टीन्यूस के सारे टेंस में। ठीक है। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। हर एक बात को ध्यान रखो, हर एक बात पर फोकस रखो, हर एक चीज़ को याद करने की, समझने की कोशिश करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने देख लिया 5 फॉर्म। ठीक है। 5 फॉर्म्स में से V4 ऐसे बनती है, V5 ऐसे बनती है। एक सिंगुलर मिल गई हमें, एक प्लूरल मिल गई। सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, इतना हो गया। V5 का इस्तेमाल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, V2 का इस्तेमाल केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये दोनों टेंस फिक्स है, इसके अलावा इनका इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं आगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही इंडेफिनिट सेंटेंस में V1 का इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे V3 की, तो हमेशा ये परफेक्ट टेंस में काम आएगी। V4 की तो हमेशा ये कॉन्टीन्यूस टेंस में काम आएंगे। कॉन्टीन्यूस टेंस 6 टाइप के होते हैं, 3 नहीं होते, ध्यान रखना। 6 टाइप के होते हैं। वर्ब अपनी जगह पर होगी तो हमेशा वर्ब होगी, अगर अपनी जगह पर नहीं होगी तो फिर ये कभी भी वर्ब हो ही नहीं सकती। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होगी। इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे बातों को। अब बात करते हैं इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, देखो आगे क्या है। इसको मिटाते हैं। दौड़ के जाओ, भाग के आओ, शेयर कर दो, बस बांट दो, बस ऐसे बांट दो जैसे धुआं बंद। धुआं बंद मतलब पूरे मोहल्ले में जैसे नौता नहीं कर देते चूल का, कि सारा घर पर आएगा नौता खाने भंडारे जैसा, तो बस भंडारा चल रहा है, बांट दो, धुआं बंद कर दो, धुआं बंद।
ठीक है भाई, और कुछ बातें होनी है का, चांद का तारों का सबका कहना है, क्या कहना है? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, ये देखें भाई, इसमें आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। इसमें कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। B5 नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। V1 इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता भी है और नहीं भी होता, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, बाकी कोई भी सेंटेंस हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। B3 में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, ठीक है। V4 में हमेशा यूज की जाती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। बात समझ आ गई है? V4 हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगी, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के चलती नहीं है। V3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती हैं। तो इन दोनों को हमेशा याद रखो कि V3 V4 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं करती हैं, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इनके साथ याद रखो V2 और V5 ये कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करती हैं। V2 और V5 कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करती। अगर ये कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करती तो फिर सेंटेंस को कंप्लीट कैसे किया जाता है? तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए याद रखो V2 और V5 दोनों ही हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करती हैं, इसीलिए इनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। B1 एक ऐसी मेन वर्ब है जहाँ आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर भी सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करता है सेंटेंस पर, ठीक है। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ही ली, V3 V4 के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है। अगर नहीं लिखी तो सेंटेंस गलत है, इसमें अगर आपने लिख दी तो सेंटेंस गलत है, इसमें नहीं लिखी तो सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस डिपेंड करता है कंडीशंस पर, ठीक है। आगे आपने क्या देखा इसमें, ये पास्ट इंडेफिनिट में चल रही थी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रही थी, ये इंडेफिनिट के सारे टेंस में चल रही थी, ये परफेक्ट में काम आएगी और ये कॉन्टिन्यूस में काम आएगी, ऐसा ही है। तो याद रखो कि अगर सेंटेंस परफेक्ट का हुआ, परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के सारे सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो कभी भी यूज कर लिया जाए, सारे सेंटेंस में आपको V3 लिखनी ही लिखनी है, चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन ये नहीं पलटना चाहिए। कॉन्टीन्यूस टेंस में किसी भी टेंस का किसी भी सेंटेंस में आ जाए, बस कॉन्टीन्यूस पता होना चाहिए आपको। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और V4 का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, कॉन्टीन्यूस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, ठीक है। ये वाला भी V1 V2 V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखनी है या नहीं, ये टेंस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है, कुछ और बात नहीं है। लेकिन V3 और V4 के साथ हमेशा ही लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बनती है कि इनका इस्तेमाल ऐसे हो जाता है
और ऐसी ऐसी जगह पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना, जब भी आपको हैव से बनी हुई कोई भी वर्ब लिखी मिल जाए, याद रखना, जब भी आपको हैव से बनी हुई कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखी मिल जाए, देखने को मिल जाए, और उसमें साथ में मेन वर्ब भी हो, तो वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जब भी आपको बी से रिलेटेड कोई भी वर्ब मिल जाए, बी से बनी हुई कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा मेन वर्ब कौन सी होनी चाहिए? फोर्थ होनी चाहिए। हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम करने वाले हैं हमेशा। जब भी आपको डू से रिलेटेड या डू से बनी हुई कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिलती है, डू से बनी हुई कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कौन सी लगानी है? तो यहाँ पर तीन काम आ जाती हैं। एक V1 आ जाती है, V2 आ जाती है, V5 आ जाती है। मतलब आपको मेन वर्ब की 1, 2, 5 ये लिखनी है, लेकिन सारे काम सोच समझ के करने पड़ेंगे आपको डू वाली कंडीशन में। इनमें कुछ नहीं सोचना है, बस आँख मूंछो, सेंटेंस कौन सा है ये वाला, लगा दो, बात खत्म। इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखो, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 प्रकार के यानी 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। अगर आपको ये 5 फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो आप कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो और गलतियाँ होने से बचा सकते हो। ठीक है, बस इन पाँचों को याद रखो। ये 5 फॉर्म बहुत काम की फॉर्म है। ये कौन सा टेंस कब होगा, कब लिखा जाएगा, इन चीज़ों की फिक्सिंग ये कर देती हैं। तो ये वर्ब की 5 फॉर्म है जो सेंटेंस और टेंस को फिक्स करती हैं, निर्धारित करती हैं कि कौन सा टेंस में इनको हम यूज करने वाले हैं। और टेंस जब भी आपको सुनने को मिल जाए, कान में पड़ जाए, भैया परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है, हैव लगा दो। हैव की कोई भी फॉर्म, हैव, हैज, हैड, ऐसे याद रखना, कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आती, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, लिखना, बाकायदा नोट करना, उसको नोट्स बनाना, अपने तैयार करना। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है, कुछ पूछना होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो। तो यहाँ से तो हमने अभी तक जान ली हेल्प वर्ब कैसे तैयार होने वाली है, इनका यूज कैसे कैसे करने वाले हैं, मेन वर्ब को हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं और सेंटेंस में कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को तैयार कर लेते हैं हम। कैसे करना चाहिए हेल्पिंग वर्ब तैयार, वो तो बता ही दिया, इनके रूट फॉर्म बता दिए। अब हेल्पिंग वर्ब तैयार करेंगे, सिंपल सी बात, नो बकवास। इसको मिटाओ, आगे बढ़ जाओ, आप जाओ दौड़ के भाग के आना, लेकिन चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठप ठप सील ठोक दो, सील ठोक दो, सील सब्सक्राइब नाम की। आपने टेंस 3 पढ़े, कौन कौन से पढ़े? प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? ठीक है, आपने ये टेंस पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी थी, कह दो हाँ पढ़ी थी। कह दो हाँ पढ़ी थी। अब इस डेफिनेशन से हम क्या करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब को तैयार करने वाले हैं। कैसे होंगी देख लो, आप बनाना सीख लेना, फिर इसके अगले वाले वीडियो में, अगले वाले लेक्चर में आपको सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब को हम बाकायदा डिवाइड करेंगे और बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, इसमें देख लो, अभी तक यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई थी, अभी तक आपको कौन सी है, अभी तक आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल रही थी, कौन सी देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सी, ता, ती, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें या तो V5 का इस्तेमाल करते हैं या डच का, ये हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पास्ट में जाकर V2 लगाते हैं या
डिड लगाते हैं। फ्यूचर में जाकर विल लिखेंगे या सेल लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाती है प्लूरल ते के लिए क्या करेंगे, देख लो फिर से, या V1 या डू एज इट इज मतलब सेम टू सेम वही जो पहले थी। फिर आती है रहा रही, ये भी सिंगुलर है दोनों, यानी लड़के के लिए लड़की के लिए। इसके लिए हेल्प क्या आएगी, प्रेजेंट में आती है इज। ठीक है, पास्ट में, अच्छा प्रेजेंट में आती है इज और सब्जेक्ट के हिसाब से हम एम भी लिख लेते हैं। पास्ट में हमेशा वाज आएगी, फ्यूचर में विल बी और सेल बी दोनों काम आएंगी। अब यहाँ पर रहे, ये प्लूरल होगी कंडीशन, तो यहाँ पर कौन सी वाली काम आने वाली है, आर, यहाँ वर या एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे चुका चुकी वाली, चुका चुकी, आ ई, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या कर देते हैं, हैज लिख देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई आ जाए तो हम यहाँ पर हैव भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी आने वाली है, हैड, और यहाँ पर कौन सी आने वाली है, विल हैव सेल हैव। ठीक, ये हो गई सिंगुलर। अब आएगी प्लूरल, चुके, मात्रा आती है ए, इसमें कौन सी आएगी, यहाँ पर हैव, यहाँ एज इट इज, यहाँ भी एज इट इज। अब आने वाली है, ये देखो, ये हो गई इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो यहाँ पर रहा रही प्लस समय। ठीक, तो इसके लिए हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से और हैव बीन आई की वजह से, अगर आई आ गया तो हैव बीन लगा देंगे। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, ये बेशर्म आदमी है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो क्या हो। यहाँ पर हमेशा लगती है हैड बीन, यहाँ पर तो आप जानते ही हो, यहाँ चेंज नहीं होती, यहाँ तो बस थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ठीक, अब यहाँ पर प्लूरल कंडीशन होगी, तो यहाँ पर रहे प्लस समय, और प्लूरल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन, एज इट इज, एज इट इज। बात समझ आ गई। डेफिनेशन ये चल रही है, ये चल रही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को तीनों टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी। ठीक, यहाँ से डेफिनेशन ये आ गई, सिंगुलर डेफिनेशन इंडेफिनिट टेंस की, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। प्लूरल टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर V2 और डिड काम आएंगे, यहाँ विल से, यहाँ पे चेंजेस नहीं होते ज़्यादा। कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूस में प्लूरल सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई तीनों टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट, ये तीनों की हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंगुलर सब्जेक्ट रही प्लस समय, तो यहाँ पर इनकी ये हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये इनकी हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब को तैयार कर सकते हो। हमने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि हमने हेल्पिंग वर्ब कैसे तैयार की थी। हमें V1, V2, V3, V4, V5 मिले थे, तो उन्हीं में से हमने इनको ले लिया। ठीक है, स्टेटिव वर्ब, पजेसिव वर्ब, एक्शन वर्ब से हमें क्या मिला था, ये मिला देखो एक्शन से, एक्शन से, एक्शन से, ये मिला पजेसिव से। ठीक है, ये मिला स्टेटिव से और ये मिला पजेसिव से, ये सारे पजेसिव से चल रहे हैं। तो अब आप ये सोचो और समझ लो कि हमने ये सारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से निकालनी, रूट फॉर्म से।
ठीक है, मैंने ये 5 फॉर्म तैयार किए, वहाँ से हमें ये इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब तैयार करने के लिए हम किसके पास गए थे? डेफिनेशन के पास। अगर हम डेफिनेशन को इनको जोड़ते नहीं तो हमें ये आगे चीज़ें बढ़ती नहीं। ठीक है, मैंने इनमें इनके टाइम वाले वर्ड नहीं जोड़े हैं और था और का, वो आप मेंटेन कर लेना, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस इतना समझना है मेन चीज़ बातें हैं क्या, वो समझनी है आपको। ठीक है, ता है तिये के लिए ये, ते हैं के लिए ये, इन सब के लिए टाइम ये दिए गए हैं, डेफिनेशन ये दी गई हैं। अगर हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तैयार की गई है तो हमने सारी की सारी रूट वर्ब से तैयार की है, तो रूट वर्ब का भी बहुत ज़्यादा हाथ है इनमें। तो आप ये समझो, आपने अगर फर्स्ट क्लास में ही देखी होगी ट्रांसलेशन को लेकर, तो फर्स्ट क्लास से लेकर जो ये वाली क्लास है यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, नया मिला होगा। आपने पढ़कर समझ कर जाना होगा कि वास्तव में इंग्लिश ऐसी भी होती है जो आपको पढ़ाई नहीं जाती है। अब आप ये मत सोच लेना कि भाई हो सकता है हमारे काम की नहीं हो इसलिए नहीं पढ़ाई जाती, तो ये सब बकवास बातें हैं। क्योंकि अगर ये आपके काम की नहीं है ना, फिर आपको वो चीज़ सिखाई जाती हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम ये वाला टेंस कहते हैं, वो वाला टेंस कहते हैं। मॉडल्स में आ जाओगे तो वो सकता है, सकती है, सकेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों से बचो। अगर आपने सारे मॉडल सकता है के साथ पढ़े हैं तो आप गड्ढे में हो। आपकी ग्रामर कभी भी सही नहीं हो सकती। वो आपकी जो ग्रामर होगी ना, वो लंगड़ी ग्रामर होगी, कहीं भी धोखा दे सकती है। यहाँ से पढ़ोगे युवा पीढ़ी क्लासेस से, ये हमेशा डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस रहते हैं, युवा पीढ़ी क्लासेस की टीम सारी की सारी। ठीक है, तो आपको डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस से ही पढ़ के जाना है, युवा पीढ़ी क्लासेस से। इसलिए हम कहते हैं CS टू एजुकेशन, CS टू एजुकेशन, नॉट फेक एजुकेशन। मार्केट में बहुत से टीचर्स हैं जो फेक एजुकेशन कराते हैं, धंधा करते हैं। धंधा हम भी करते हैं, लेकिन किसी के जीवन के साथ नहीं करते, लाइफ बर्बाद नहीं करते उसके धंधे के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन मिल गई। आगे आपकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और फिर से जितना भी पढ़ाएंगे डिटेल में ही पढ़ाएंगे, सारी बारीकियों को लेकर चलेंगे, जिससे आपके दिमाग के नए नए रास्ते तैयार होंगे और खुलेंगे, दिमाग के सारे परखच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक गाना गा कर जाओ, फिर आराम करो, हम भी जाते हैं, आप भी जाओ, मस्ती से फिरो, घूमो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, मस्ती के समय मस्ती करो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, हमेशा आप जिस समय पर, जिस टाइम पर जो काम करते हो, उस काम में हमेशा अपना बेस्ट दो, 100% दो। आप खुद सोचो, आपको पढ़ने को कहा गया, आपसे पढ़ने को कहा गया कि आप जाकर वीडियो देखो, ऑनलाइन क्लास लो। ठीक है, अगर आप ये काम करने वाले हो तो आप इस काम को भी 100% दो अपनी साइड से, पूरा फोकस, पूरा दिमाग उसी काम पर, एक पर। अब आपको एक काम दिया गया तो कोई ये नहीं कहेगा भैया इसको भी कर ले और इसको भी कर ले, दो काम एक साथ करने को नहीं कहेगा। तो आप एक ही काम करो, लेकिन पूरे फोकस के साथ करो। ठीक है, आपसे कोई भी काम मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, या कोई बड़ा छोटा सब कोई बोलते हैं, तो उस काम पर फोकस रखो, काम बिगड़ने ना पाए और समय से पहले जल्दी से ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप अगर मजबूरी में करोगे तो भी वो काम करना ही है, मन लगा कर करोगे तो भी वो काम करना ही है। तो इससे अच्छा है कि मन लगा कर करो, जिससे कि काम बिगड़ेगा भी नहीं, जल्दी हो जाएगा। मजबूरी में करोगे तो काम बिगड़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और समय ज़्यादा खर्च होने के भी चांसेस हैं। तो अपना 100% दो, कोई भी काम हो। और अगर आपको आज कोई काम करने को कहा गया है तो भविष्य में वो काम आपको कहीं ना कहीं, वो एक्सपीरियंस काम आने ही वाला है, ये पक्की बात है। तो आप जो भी एक्सपीरियंस लेते हो, जिससे भी लेते हो, कोई भी काम करते हो, नहीं करते हो, सुनते हो, सुनाते हो, सारी बातें आपको भविष्य में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ काम आने वाली हैं। तो हर चीज़ को देखो, हर काम करो, छोटे मोटे जो भी आपके आसपास होते हैं, अपने आप को थोड़ा कष्ट देने की कोशिश करो। काम सारे ऐसे होते हैं जो कठिनाई से भी होते हैं, आसानी से भी होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये काम आसानी से कर सकते हो, तो उस काम को कठिनाई से करने की सोचो कि ये काम कठिन से कठिन कैसे हो सकता है और क्या तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के, आसान वाले भी और मुश्किल वाले भी। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि अगर आपने सोच लिया, पहले ही तैयार कर लिया अपने आप को कि हम ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस काम को ऐसे करने से मुश्किलें पैदा होती हैं, तो याद रखो कि वो काम अगर आपको भविष्य में मुश्किलों के साथ मिला, मुश्किल भरा मिला, संकट भरा मिला, तो भी आप उस काम को आसानी से कर जाओगे। तो आपको भविष्य में वो चीज़ें, वो तकलीफ़ें, दुख दर्द नहीं देंगी। आसानी से उस काम को आप कर जाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आप जो भी काम करते हो बड़े मन लगा के 100% फोकस के साथ अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, और किसी भी काम को करते टाइम सोचना चाहिए कि ये काम कितने तरीक़ों से आसानी से हो सकता है, कितने तरीक़ों से मुश्किलों से हो सकता है, कितना मुश्किल भरा हो सकता है, कितना आसान हो सकता है। अगर आप अपने आप को अभी से हर काम के लिए मुश्किल तरीके से तैयार करते हो तो आपको भविष्य में कभी कोई भी संकट नहीं आएंगे। जो संकट आएंगे अपने आप टल जाएंगे। जादू नहीं है ये, आपका एक्सपीरियंस होगा संकटों से लड़ने का। तो अपने आप को तकलीफ़ देने की कोशिश किया करो, कष्ट देने की। तकलीफ़ ऐसे नहीं कि सुइयाँ चुभो, काटो, पीटो, कूदो, फांदो, ये तकलीफ़ है नहीं। आप काम करें तो उस काम को कठिनाई वाला काम बना दो। बात समझ आ गई? जैसे आप ये समझ लो कि मुझे यहाँ से बाहर तक या बाहर से अंदर तक पानी भरना है। आप क्या करोगे? छोटे छोटे बर्तन लेके जाओगे, दोनों हाथों से लटका के लेकर आ जाओगे। बात ख़त्म। कठिनाई कैसे बनाए, उस काम को कठिन कैसे बनाए, संकट कैसे लेके आए, मुश्किल कैसे बनाए। तो आप छोटे बर्तन ना लेकर बड़े बर्तन लो। आप हाथों से केवल लटकाते हुए ऐसे सीधे सीधे ना लाकर घूम फिर के लेके आओ। हाथों में बल बढ़ेगा, तब कठिनाई ही तो है, वो संकट ही तो है, मुश्किल ही तो है कि काम आसान नहीं है। चैलेंजेस जितने ही मिलते हैं सभी को फेस करो। अगर चैलेंजेस नहीं है आपकी लाइफ में तो आप चैलेंजेस पैदा करो। कोई भी आपको कुछ बुरा भला कहता है तो उसको सुनो, और उसने जो बुरा कहा उसको अच्छे में साबित करके दिखाओ। सामने वाला चुप हो जाएगा अपने आप ही। मैं आपसे कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप नहीं पढ़ते। अगर ऐसा है तो मेरा मुंह बंद करने के लिए पढ़ ही लो। तुम पढ़ोगे, मेरा मुंह बंद अपने आप हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, आप समझ लो आपके साथ क्या होता है और आप क्या से क्या कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं फिर। इतना आप तैयार करके लाना। अगले वीडियो में और भी अच्छा बेहतर कंटेंट मिलेगा, तो तैयार करके रहना और तैयार रहना आप लोग भी अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को, और बांट देना, फैला देना। आग की तरह जंगल में से आग लग जाती है, वैसे मेरा चैनल फैल जाना चाहिए आपके पूरे मोहल्ले पड़ोस में, पूरे शहर में। आगे आप देखेंगे चमत्कार इंग्लिश के अंदर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पेशेंस बनाए रखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे और ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है फ़िलहाल तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए जितना भी हो सके। ठीक है।